हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे बच्चे आप लोग? सभी लाइव आ जाएंगे और जितना हो सके शेयर कीजिए इस सेशन को। बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। जितने बच्चे पीडब्ल्यूडी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज के क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बेस्ड होगा, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो ये आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। जो बेसिक बच्चा जानता नहीं है वो भी क्वेश्चन बना पाएगा, और जो जानता है वो भी क्वेश्चन बना पाएगा। और प्रैक्टिस का लेवल है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम हमारा टारगेट है सीजी व्यापम पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर एग्जाम, जो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी कमेंट करके बताइएगा कैसे आप लोग, और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके पास है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देखो, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आपको देखने को मिल रहा है। 1 ton of refrigerant is equal to equivalent to first option is 1.5 kilowatt, second option is 2.5 kilowatt, and third option is 3.5 kilowatt, the fourth option है 5 kilowatt. Which one is the correct answer for given questions? इस क्वेश्चन का परफेक्ट और करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल। और समझिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दिया मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ton? देखो आप लोग देखे होंगे रेफ्रिजरेशन जब पढ़ते हैं हम लोग, तो रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन अब इसका यूनिट की बात करते हैं। जो कूलिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आर ही बोलता हूँ बेटा मैं, ये जो है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे। इसका जो है यूनिट की बात करूंगा बेटा, तो ये यूनिट जो होता है टी आर, और टी आर का फुल फॉर्म होता है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये फंडामेंटल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही बोलता है। टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है बेटा? 1 TR। ये TR जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा तो यूनिट होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कूलिंग कैपेसिटी भी कभी कभी बोल सकते हैं इसको, कूलिंग कैपेसिटी। देखो नाम बस सुनते जाना, कूलिंग कैपेसिटी, बात समझ आई? कूलिंग कैपेसिटी। तो ये सारे यूनिट की बात करते हैं, TR लिखते हैं, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। बशर्ते आप लोग को पता होना चाहिए जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 1 टन की बात करते हैं, 1 टन्स की बात करता हूँ, तो इसका होता है, डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखेंगे 210 किलो जूल पर मिनट की बात करोगे, या 3.5 किलोवाट की बात करेंगे। इसका पूरा कहानी बताने वाला हूँ, बशर्ते आप लोग को ये फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल गया भैया? 3.5 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब यहाँ पास एक चीज याद रखना, मैं कुछ बात करने वाला हूँ। 1 TR की बात करने हो, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करने वाला हूँ, TR को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सुनना, ये है कूलिंग कैपेसिटी बोलो या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात बोलो, है ना, ये बात होती है, ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। बशर्ते इसका कॉन्सेप्ट समझना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग क्या होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का, मीनिंग क्या होता है ना। ये कूलिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप, इसको क्या बोलेंगे? कूलिंग कैपेसिटी भी बोल दो, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात कर देंगे। तो ये सारे चीजें आपके TR, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है, जब आपका, जैसे कि ये बात होती है, TON होता है, और सेकंड जो होता है TONN। ऐसे अगर टेंस बोला जाएगा, ये वाला टेंस बोला जाएगा, इसका मतलब है M इज इक्वल टू 907.18 kg की बात होती है। और यहाँ पर जो मास की वैल्यू की बात करते हैं, 1000 kg की बात करते हैं, है ना। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये समझिएगा, बढ़िया सा चीज़ें हैं, आप सब समझ लो। ये आइस है जिसका मास जो है आपका 1 टन है। कितना है बेटा आपका? 1 टन, है ना। अब ये टन वाला मतलब क्या हो गया बेटा आपका? ये जो है 907.15 1.8 kg।
अब क्या होगा, इसका मीनिंग देखो, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। सपोज आपके पास 1 टन का मास ऑफ आइस है ना, इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक पर डे मतलब कि 24 आवर की बात करो या फिर 1 डे की बात करो, यहाँ से कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे मतलब हीट को निकालेंगे, हीट को निकालेंगे, है ना, हीट देंगे निकालेंगे बेटा, हीट निकालें, हीट देंगे इसको, है ना। तो इसमें हम लोग हीट, गिवन हीट बोलेंगे ना, हीट यहाँ पर आप लोग सप्लाई कर रहे हो, तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। तो इसका बेसिक फंडामेंटल समझिएगा आप, अगर 1 kg मतलब 1000 kg बोलो, 1 टन आइस को 1 डे तक आप कंटिन्यूअसली मेल्ट कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या बोला मैं, रिक्वायर्ड 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 अमाउंट ऑफ हीट की बात करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो आपको पता होगा, लेटेंट हीट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर बात करेंगे 335 किलो जूल पर केजी की बात होती है। तो ये आपका ये मिल जाता है। अगर मैं लेटेंट हीट निकालूं, ये पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, ये फंडामेंटल है आपका, हीट जो आपने दिया उसकी बात कर रहे हैं। एम की वैल्यू अगर बात किया जाए तो आपने देखा 907.18 इंटू लेटेंट एट 335 हो जाता है बेटा। और टाइम की बात करते हैं 1 डे मतलब 24 आवर, और आर को मिनट में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड में आएगा, और इसको सॉल्व कर दोगे 3.5 किलोवाट आपको मिल जाएगा, 3.5 किलोवाट मिल जाएगा। पर सर तो याद करना यहाँ पर मास की वैल्यू क्या रखा, अगर मास की वैल्यू 1000 रखोगे तो ये क्यू जो होगा, जो आपको 1 टन जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो है 3.8 समथिंग आता है ना। तो याद रखना दोनों में अंतर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जितना मैंने आप लोग को बताया 3.5 किलोवाट की बात हो गई, या 210 किलो जूल पर केजी का। दोनों ऑप्शंस आपको याद रखने होंगे, और दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट की बात करेंगे तो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। देन आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, जो आप एग्जाम दिलाने वाले हैं पीडब्ल्यूडी का, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो, इफ T1 एंड T2 बी अ हाईएस्ट एंड लोएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर अकाउंटेड इन द हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल। क्या बोला गया है, हीट पंप, है ना। तो आपको पता है ये हीट पंप है, यहाँ पर जो है हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की बात हो गई, TL और TH। और TH को बोल दिया गया है, T1 बोल दिया गया बेटा, और TL को बोल दिया गया है, T2 बोल दिया है। हाँ, पंप कैसे वर्क करता है, पंप इनकी बात करेंगे, यहाँ से हीट एडेड होती है ना। यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, और इसको अच्छा सॉरी, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ये है आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करेंगे तो आपको हीट पंप ये देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपको पूछा गया है ऑपरेटिंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल द COP ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हीट पंप पूछा गया है या क्वेश्चन में आपको रेफ्रिजरेशन पूछा गया। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को, देख लेंगे। हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग। रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप की बात, दोनों में डिफरेंस वगैरह सारे, दोनों साइकिल, दोनों में सेम लेवल का साइकिल वर्क करता है ना। रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल ही आप देख पाएंगे कि हमारा यहाँ पर ये देखो, ये मैं बना रहा हूँ रेफ्रिजरेशन, है ना, और ये है हायर टेम्परेचर, और ये हो गया लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया लोअर टेम्परेचर और ये हो गया हायर टेम्परेचर। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पर वर्क इनपुट की बात किए, वर्क इन की बात किए, यहाँ पर हम लोग हीट एडेड की बात किए, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। और यहाँ पर हीट रिजेक्शन की बात किया, 1 ले लेते हैं, और इसको मैं T1 ले लेता हूँ बेटा, और इसको मैं T2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो है TH एंड
लो, यहाँ पर है थर्मल रिजर्वायर, क्या बेटा, थर्मल रिजर्वायर, जिसके हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये प्रॉपर आप लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करता है। ये इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऐसे काम करता है। सेम थिंग हीट पंप भी काम करेगा। और हीट पंप में दोनों में डिफरेंस समझेंगे हम लोग। हीट पंप भी सेम होता है बेटा, यहाँ पर डब्ल्यू इन की बात करेंगे अगेन। और यहाँ पर हायर थर्मल रिजर्वायर में हम लोग हीट को ट्रांसफ़र कर दिए T1, और इसकी बात करूँगा Q1 हो जाएगा। और इसकी बात करूँगा बेटा T लोअर टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू T2, और ये Q2। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिएगा। डिजायर इफेक्ट की बात होती है, किसकी बात होती है, डिजायर इफेक्ट की बात होती है ना, उसी से हम लोग रिलेटेड। देखो दोनों साइकिल, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। सेम आप लोअर थर्मल रिजर्वायर से हीट को हायर थर्मल रिजर्वायर की ओर ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। इतना करने के बाद दोनों साइकिल देख सकते हो, ये है रिवर्स की ओर की बात है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही। दोनों सेम है, साइक्लिक प्रोसेस है, दो थर्मल रिजर्वायर में वर्क करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एक होता है बेटा डिजायर इफेक्ट। डिजायर इफेक्ट की बात करने आपको क्या चाहिए, अगर आप मैं बोलूँ कि लोअर थर्मल रिजर्वायर से हीट को निकालना है, जैसे रेफ्रिजरेशन की बात करते हो। रेफ्रिजरेशन क्या होता है बेटा कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर से बिलो अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं, उसको रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। करेक्ट है ना। मान लो सपोज बाहर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपने 25 या 22 डिग्री सेल्सियस तक आपने वहाँ पर वर्क करके रखा है, मेंटेन करके रखा है, तो हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की बात होती है। वैसे ही हीट पंप की बात करो, आपको हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। हीटिंग इफेक्ट के तो इन्वायरमेंट टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर में आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब विंटर के समय आपको रूम में हीटर की जरूरत होती है, तो वहाँ पर हम लोग इसको रिवर्स प्रोसेस के थ्रू बात कर सकते हैं। तो हीटिंग पर्पस की बात करेंगे तो आपको हीट पंप हो जाएगा, और कूलिंग पर्पस की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, रेफ्रिजरेशन की बात है। तो रेफ्रिजरेशन में आपका डिजायर इफेक्ट क्या होगा, तो सर आपने बोला कूल, तो ये बॉडी से जब हीट निकालते जाओगे तो कूल होगा, तो ये Q2 जो हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसकी बात हो जाएगी। और Q1 जो होगा बेटा ये हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट की बात हो जाएगी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं इसके लिए निकालते हैं हम लोग COP निकालते हैं। COP का फंडामेंटल इक्वेशन जो होता है आपका डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट की बात होती है। ओके, अब मैं बोलूंगा कि बेटा COP ऑफ हीट पंप की बात करो, हीट पंप की बात करो, तो याद रखना बेटा यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, Q1 देखने को मिल रहा है, अपॉन W इन की बात होगी। वैसे ही अगर मैं बात कर दूं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात कर दूं, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q2 की बात होती है अपॉन W इन की बात। और फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो आपको Q इन की वैल्यू निकालना है, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। अब बात आती है, एक होता है आइडियल साइकिल, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। जो आइडियल साइकिल है, हमेशा याद रखना, रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, तो इस समय बात करूंगा तो मैक्सिमम COP की बात होती है किसी भी साइकिल का। अगर मैं कार्नोट साइकिल की बात करूं तो मैक्सिमम होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम टेम्परेचर के फॉर्म में बात करेंगे। COP ऑफ हीट पंप की बात करूंगा तो हीट पंप में हायर टेम्परेचर होता है T1, आप देख सकते हैं, और यहाँ T1 माइनस T2 हो जाएगा। वैसे ही COP ऑफ आप रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर है। और अल्टीमेटली COP और रेफ्रिजरेशन में आप एक रिलेशन निकालते हैं, हमेशा रखना COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस वन। ये आप यहाँ से क्या का क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजायर इफेक्ट निकालने की बात होगी तो बिल्कुल यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसी फंडामेंटल से इस क्वेश्चन को बनाइए। आपको बोला गया है बेटा हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर हीट पंप के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो COP किसका पूछा जा रहा है बेटा, यहाँ पास हीट पंप का पूछा जा रहा है। याद रखना COP हीट पंप का पूछा गया है, तो अपने लोअर हायर टेम्परेचर क्या है बेटा आपका T1 है, और T1 माइनस ऑफ T2, तो आपका D फॉर डेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है भाई, करेक्ट है, समझ आ गया। ठीक है, करेक्ट है, कमेंट करके बताइएगा सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं। प्रकाश जी गुड इवनिंग, अभिषेक सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई क्या। तो दो क्वेश्चन आपके पास है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई।
पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये पंप की हीट पंप के लिए हो जाता है, और यहाँ पर अगर रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन देखने को मिलेगा। इसी में कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल यहाँ पास आपको क्लियर कर दिया। ओके, डी ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब देखिएगा नया क्वेश्चन क्या है। अ हीट पंप वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल COP5। अब यहाँ पर जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन बनने वाला है, और प्रॉपर यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं। COP किसका COP बेटा? हीट पंप का COP कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। इफ इट वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेंट टेकिंग 1 किलोवाट वर्क इनपुट, अगर इसी सिस्टम को रेफ्रिजरेशन में कार्य करें तो वर्क इनपुट की बात करेंगे तो आपको 1 किलोवाट आपको दिया गया है। 1 किलोवाट आपको दिया गया है बेटा। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी, आपको पूछा गया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा। तो बशर्ते आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है। अभी मैंने जितने भी ऑप्शंस बताए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर से सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बनेगा। तो आपको हीट पंप का COP दिया है तो रेफ्रिजरेशन का COP निकालना है, तो इसमें पुटअप करूंगा और 1 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। दैट मीन्स COP ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा? COP ऑफ हीट पंप माइनस ऑफ 1 हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लिख सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये क्या होगा? इसमें एक कम कर दो बेटा तो 4 हो गया। अब मैं बात करूंगा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W इन की बात हो गई, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मुझे निकालना है इज इक्वल टू अपॉन, आपको निकाल W इन की दिया है 1 किलोवाट दिया हुआ है बेटा, और इसकी वैल्यू 4 है। इसको ना ट्रांसफर करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोवाट। तो ये आपको आंसर देखने को मिला। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू 4 किलोवाट। ये A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। A फॉर एप्पल इज द करेक्ट। सर पैट क्लास में क्लास कब से होगी? पैट क्लास में अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आगे है ना, वो उसमें ऐप पर, तो जस्ट वो आजकल में क्लियर हो जाएगा बेटा और क्लासेस कंटिन्यू होगा। ओके चलो, बी ऑप्शन बेटा, A ऑप्शन होगा, बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा भाई? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? 4 किलोवाट की बात होगी। और सेकंड थिंग अगर मैं बोलूं, अगर बोल जाए हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पर देखना समझना हर चीज को। हीटिंग इफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, आप लोग को पता है W इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपने Q1 जो हीटिंग इफेक्ट की बात की माइनस ये रेफ्रिजरेशन की बात हो गई थी, तो इसको इधर कर देंगे तो Q हीटिंग की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस 1 की बात हो जाएगी, और यहाँ अच्छा सॉरी 1 बोल दिया मैं, W इन की बात हो जाएगी, और W इन की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो आप निकाल सकते हो 5 किलोवाट। तो आप यहाँ पर बोलेंगे अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो 5 किलोवाट देखने को मिलेगा, और आपको कूलिंग इफेक्ट की बात करें, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात हो रही है, वो आपको 4 किलोवाट देखने को मिलेगा। ओके, बी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा दोस्त, आपका A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया? एक कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल यहाँ पर सब चीजें आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a house refrigerator with its door open switches on in and closed room, the air in the room is what? cooled होगा, remain as same temperature होगा, heated होगा, heated और cool depends on the atmospheric pressure। सॉरी फॉर 4 किलोवाट। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया, देखना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक रूम दिया हुआ है बेटा यहाँ पास, है ना, इसको थोड़ा फिल करते हैं। अब इस रूम को मैं बना देता हूँ, ऐसे टाइप का रूम बना हुआ है। एक क्वेश्चन है, आपका रूम दिया हुआ है। अब इस रूम पर क्या रखा हुआ है भैया? यहाँ पर रखा हुआ है आपका रेफ्रिजरेटर, ये आपका रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, आप रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दे रहे हैं, इस डोर को क्या कर दे रहे हैं? ओपन कर दे रहे हैं। इस टाइप का आपने ओपन कर दिया। ठीक है, इस टाइप का आपने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अब देख पा रहे हैं ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये रेफ्रिजरेशन है, ये ऐसा ऊपर। ठीक, यहाँ पास क्वेश्चन दिया है, रूम है, ये बेटा आपका रूम है, और रूम में इस डोर को ये क्या चीज़ है बेटा? आपका डोर है ना, ये रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन है। ये डोर जो है ऐसे ओपन हो गया, ये डोर जो है आपका ओपन हो गया, है ना।
तो यहाँ पर जो एयर है आपके रूम में, इसका नेचर क्या होगा, और इसको ऑन कर दिए, इसको हम लोग ऑन कर दिए, तो इस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। इस रूम का टेम्परेचर सपोज टी है, इस रूम का टेम्परेचर टी है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा। एक का टेम्परेचर कूल होगा, टेम्परेचर क्या होगा, रूम का टेम्परेचर कूल होगा, या फिर आपका सेम होगा, जो पहले था वही होगा, या फिर हीट होगा, या फिर हीट होगा, या फिर लास्ट जो पूछा जा रहा है डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। विच वन इज द करेक्ट आंसर विथ रीजन। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके सर, ऑप्शन सी क्या है, हीटिंग होगा इसका। हीटिंग तो चलो, आपने बोला सर हीटिंग होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका हीटिंग होगा। लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, समझिएगा, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझना। जैसे मैं रूम में अगर रेफ्रिजरेशन क्या करता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। कूलिंग कैसे होगा, ऑब्जेक्ट से हीट को निकालेगा और बाहर भेज देगा, यही है। तो हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, और उसको हम लोग कंडेंसर के थ्रू क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई कुछ सामान रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट किया और इसको बार बार यहाँ पर भेज दिया। मान लो हीट एक्सट्रैक्ट किया, इसको मैं Q2 ले लिया, और हीट जो है आपके सराउंडिंग में जो कंडेंसर के थ्रू जो रूम में जा रहा है वो Q1 है। अगर देखा जाए तो जस्ट आप देखो, जो हीट जो है Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा क्या, बिल्कुल, ये कूलिंग इफेक्ट के कारण निकला, और जो एटमॉस्फेरिक में आ रहा है क्योंकि वर्क डन भी ऐड होके जा रहा है, तो कंटिन्यूसली Q2 आपने इसको एक्सट्रैक्ट करते गए और उसको बार बार रूम में प्रोवाइड करते। तो आपको पता है Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो कंटिन्यूसली आपने रूम का टेम्परेचर हो क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इसका इंक्रीज हो। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि हीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। बस यही फंडामेंटल है कि जो हमने कंडेंसर के थ्रू जो हीट को बाहर किए थे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हमने हीट को एक्सट्रैक्ट किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हीट विल नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम द रूम, करेक्ट है। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यही सब कुछ बताया। देखो आपको अगर मैं ये हीट, आपने रेफ्रिजरेशन की बात किया था, तो रेफ्रिजरेशन में देखो ये है आपका, यहाँ पर सब बात करेंगे तो एक फर्स्ट लॉ लगाऊंगा, तो Q1 इज इक्वल टू, मैंने बात किया Q2 प्लस W। तो भैया यहाँ पर Q1 क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। जब इंक्रीज होगा तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नॉर्मली बोला जाएगा। इनसाइड जो रेफ्रिजरेशन होता है उसके इनसाइड का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं तो उसको ठंडा हो जाता है, तो लगता है कि रूम का टेम्परेचर भी ठंडा हो, ऐसा नहीं होता। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इसको बनाइएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलो, क्वेश्चन, रेफ्रिजरेंट वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज द COP of 4. Okay, it works on the heat pump and consume 1 kilowatt. The heating effect will be, क्या होगा, बनाएंगे बेटा। इस क्वेश्चन को बनाइए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाना है, और जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए बेटा, है ना, जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए। कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया है, रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट, ये फिर दे दिया क्वेश्चन। रेफ्रिजरेशन का है, ये आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है, जिसका COP क्या है, COP है, रेफ्रिजरेशन का COP दिया है 4 दिया हुआ है दोस्त, और इस वर्क ऑन द हीट पंप। अब इसको हम लोग हीट पंप में वर्क कर रहे हैं, कंज्यूम 1 किलोवाट, है ना, कंज्यूम 1 किलोवाट, मतलब वर्क दे रहे हैं तो वर्क की बात हो गई, तो वर्क डन क्या है, 1 किलोवाट की बात हो गई। नेक्स्ट अगर बोला जाएगा हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन का 4 है, COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, हीट पंप हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन +1 हो गया, तो 5 मिल गया बेटा। आपको वर्क डन 1 किलोवाट दिया है, तो COP अपने को निकालना है, COP क्या, सॉरी, अपने को COP ऑफ हीट पंप का अगर फंडामेंटल बताएंगे, हीटिंग इफेक्ट अपॉन W इन की बात होगी। इसकी वैल्यू क्या है, हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू 5 है, तो इज इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू 1 है, तो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, 5 किलोवाट। ये पुराना ही क्वेश्चन है, समझ लो, उसमें आपको क्या बोल दिया था, रेफ्रिजरेशन की बात हो गई थी, यहाँ पर हीट पंप की बात होगी। ओके, चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन गया होगा। प्रकाश जी आप बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है, द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन विच ऑपरेट ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। अगेन एंड अगेन रिवर्स कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। समझिएगा, हुज द हाईएस्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री। हाईएस्ट टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। 27 डिग्री सेल्सियस की बात हो जाएगी। और लोएस्ट टेम्परेचर T2 की बात करेंगे तो ये मिलेगा -23 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो इसका सीओपी निकालना है, इसका सीओपी निकालना है। तो बढ़िया सा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जब मैं बात करता हूँ सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो देखिए, कार्नोट रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, वो भी कार्नोट है, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन की बात होती है तो हम बोलते हैं टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस ऑफ टी लोअर। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करेंगे, हमेशा टेम्परेचर को किस में रखना है, केल्विन में। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में। जैसे मैंने T1 की बात किया तो केल्विन में करने के लिए क्या होगा, उसको डिग्री सेल्सियस प्लस 273 की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 27 प्लस 273 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 300 केल्विन की बात हो जाएगी। वैसे ही T2 की बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, T2 कितना दिया, -23 प्लस 273 की बात करेंगे तो 250 केल्विन आपको देखने को मिलेगा। ये मिल गया तो रख दो। लोअर टेम्परेचर कितना है, 250 है, और हायर टेम्परेचर कितना है, 300 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। आपको मिल गया सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो 5 इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बोलूँ सीओपी, यही क्वेश्चन में बोल दिया सीओपी ऑफ हीट पंप की बात कर दिया तो आप बोलेंगे सर 6 होगा, आप बोलेंगे सर 6 क्यों होगा बेटा, हीट पंप का जो सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन से +1 होता है, ठीक है, 5 किलोवाट। ठीक, बहुत लेट आपका रिप्लाई आ रहा है प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है सेशन, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अब बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल देखिएगा। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर है सीओपी ऑफ 6। रेफ्रिजरेशन का सीओपी कितना दिया, 6 दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लोअर टू द हाईएस्ट या फिर हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। टी लोअर अपॉन टी हायर निकालना है, आपको क्वेश्चन में दिया है। आपको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, कार्नोट रेफ्रिजरेशन कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। कार्नोट रेफ्रिजरेशन क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। अगर मैं फंडामेंटल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेशन का TL अपॉन TH माइनस TL। मुझे निकालना है TL अपॉन TH, तो एक काम करते हैं, TL को नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन TH अपॉन TL माइनस 1। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर TH अपॉन TL माइनस 1/6। अगर मैं TH, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन लोग, TH अपॉन TL 1/6 प्लस 1 हो जाएगा और ये 7/6 हो जाएगा बेटा। और आपको निकालना है TL/TH निकालना है, क्या निकालना है, TL अपॉन TH निकालना है, 6/7 हो जाएगा। 6/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, 6/7। करेक्ट है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ूं बेटा, बड़े सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बेटा, ये नया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन देखो, मैं बेसिक से उठाया हूँ क्वेश्चन, और बेसिक से जो क्वेश्चन उठते जाएगा उस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्वेश्चन को।
द रेशियो ऑफ द हीट एक्सट्रैक्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड व्हाट? क्या होगा? क्या होगा? वेरी नाइस प्रकाश, 6/7 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बी बोल रहे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलो वेरी नाइस। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही क्वेश्चन में पूछा था, वर्डिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द हीट एक्सट्रैक्ट इन द रेफ्रिजरेटर, जो हीट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं बेटा। टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, तो उसमें जो कार्य कर रहे हैं बेटा, वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन की बात होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको देखें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन, आपने बी ऑप्शन दिया, बहुत सही है। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, उसको और क्या नाम से पूछा जाएगा? अगर बोल दिया जाएगा EPR, दैट इज द एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, आपको COP भी दिया जा सकता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी दिया। यही तो दिक्कत है, याद रखना, जिस मशीन या जिस सिस्टम पर वर्क इनपुट देते हैं उसकी बात करेंगे, तो उसका हमेशा उस सिस्टम का हम लोग क्या परफॉर्मेंस निकालते हैं, और किस सिस्टम से आउटपुट मिलता है वर्क डन के फॉर्म में, उसमें हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। ये बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग दिनेश, गुड इवनिंग। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन बना लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, है ना। ये बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन द हीट रिजेक्शन फैक्टर इज गिवन बाय विच वन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन दिया है 1 + COP, सेकंड ऑप्शन दिया है 1 - COP, थर्ड ऑप्शन दिया है 1 + 1 COP, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 1 - 1 COP। क्या करेक्ट आंसर होगा? समझिएगा, हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या होता है, इसी को हम लोग को समझना है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, और बच्चे घबरा जाते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन जनरली कोई पढ़ते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रिप्लाई करके बताइए। तो मैं यहाँ पास आप लोग को हीट रिजेक्शन फैक्टर की बात करेंगे, हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या होता है इसकी बात करूंगा, ठीक है। हीट रिजेक्शन फैक्टर को समझिएगा। हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्ट टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आपने किसी सिस्टम, देखो ये जो था आपका रेफ्रिजरेशन था, यहाँ पर डब्ल्यू इन की बात किए थे हम लोग, यहाँ से टी लोअर की बात किए थे, और ये बात हो गई टी हायर की बात हुआ था, यहाँ पर हीट को रिजेक्ट किए थे और यहाँ पर हीट को ऐड किए थे। इसी को कभी मैं Q2 की बात होती है, इसी को मैं Q1 की बात होती है। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन, ये लिखूंगा बेटा, हीट रिजेक्शन अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का रेशियो को ही बोलते हैं आप लोग, हीट रिजेक्शन फैक्टर की बात होती है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे Q रिजेक्शन डिवाइड बाय, आप लिखेंगे Q एडिशन, या फिर आप लिख सकते हैं Q एडिशन, ये बात होगी। अब मुझे पता है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका हीट रिजेक्शन, मतलब कि हीट Q एडिशन, सॉरी Q एडिशन अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q एडिशन है अपॉन W इनपुट, और W इन की बात करेंगे तो यहाँ पर Q रिजेक्शन माइनस Q एडिशन देखने को मिलेगा। तो Q एडिशन अपॉन Q रिजेक्शन माइनस ऑफ Q एडिशन की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ Q रिजेक्शन इज ग्रेटर देन Q एडिशन की बात हो जाएगी। अब इसमें हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो QA को नीचे ले जाऊंगा बेटा, तो Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ये COP ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल रहे हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन माइनस ऑफ 1 अपॉन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात हो जाएगी, और Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हीट रिजेक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो 1 + 1 अपॉन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा COP 5 है या COP 2 है, तो आपका हीट रिजेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन पूछ दिया COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/1 + 2 इज इक्वल टू 3/2। ऐसे आपको बनाने होंगे। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन समझ आ गया। हीट रिजेक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू द
वो आप लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करेंगे। करेक्ट है? तो ये फंडामेंटल चीज़ें याद हो गई होगी। तो मुझे बताएंगे हीट रिजेक्शन इज ग्रेटर देन हीट एडिशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपने बोला बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये फंडामेंटल इक्वेशंस है और कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया बिल्कुल आप उसको देख पा रहे हैं। हो पा रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अब वेपर साइकिल के वीसीआरएस की बात कर रहे हैं यहाँ पास। इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज सैचुरेटेड लिक्विड बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांशन वॉल्व। विच वन इज द करेक्ट आंसर? अगर इस वेपर वीसीआरएस, आप यहाँ से क्वेश्चन देख, वीसीआरएस का क्वेश्चन मैं अभी पूरा वीसीआरएस को समझा देता हूँ, इससे सारी चीज़ें आपको मतलब फंडामेंटल चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग रेडी है क्या? लाइक कीजिए बेटा और शेयर कीजिए जितना हो सके। आप शेयर कीजिए, स्टेटस रखिए और सभी बच्चे को कनेक्ट कीजिए और मज़ा आने वाला है। बात समझिएगा। अब मैं वीसीआरएस को बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है उसको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आइडियल वीसीआरएस की बात करेंगे तो हम हेडिंग देते हैं बेटा वीसीआरएस। ठीक है, इसके सबसे पहले होता है कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो ये जो है आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है आपका इवापोरेटर, इवापोरेटर। सेकंड जो आपका देखने को मिलता है कंप्रेसर। क्या देखने को मिल रहा है बेटा? आपका कंप्रेसर। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो कंडेंसर, कंडेंसर। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो थ्रॉटल वाल्व, थ्रॉटल वाल्व। इसी को कभी एक्सपांशन वाल्व, कैपिलरी वाल्व ऐसे बात होती है। सीक्वेंस की बात करेंगे, हमेशा याद रखना। सबसे पहले मैं लगा देता हूँ इवोपरेटर, देन आफ्टर मैं बात करूँगा कंप्रेसर, देन आफ्टर मैं बात करूँगा कंडेंसर, देन आफ्टर मैं बात करूँगा वाटर वॉल, फिर उसके बाद फिर इवोपरेटर की बात होती है। ये आपका सीक्वेंस है, कभी इस सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। एक साइकिल पर वर्क करता है और कंटिन्यूअसली ऐसा साइकिल देखने को मिलेगा। डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको चीज़ों समझ आएगी और सारे सिचुएशन मैं वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, सारे सिचुएशन वहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो सुनिएगा। चलो देखो कैसे काम करते हैं, फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एओपरेटर बना दिया, ये मैंने यहाँ पर कंडेंसर बना दिया, है ना। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक्सपांड, ये कंप्रेसर बना देता हूँ। ये कंप्रेसर हो गया। अब देखो कैसे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका बन जाएगा थ्रॉटल वाल्व, जो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। चलो ऐसे ही फॉर्म में बना देते हैं। ये पाइप है बेटा, है ना। मैंने नाम की बात किया तो ये हो गया इवोपोरेटर। अगर मैं बोला कंप्रेसर, ये है आपका कंप्रेसर। ये जो है कंडेंसर और ये जो है बेटा आपका थ्रॉटल वाल्व। समझिएगा, ये सबसे पहले आपका कूलिंग स्पेस है, कूलिंग स्पेस है जिसका टेम्परेचर है टी लोअर बोल सकते हो, टी इवोपरेटर बोल दो, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो मैंने क्या किया, इस एवोपरेटर में मैंने क्यू को, हीट को ऐड, क्या किया, हीट को ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। और बेसिकली याद रखना, यहाँ पास रेफ्रिजरेंट फ्लो होते रहता है। क्या होता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ऐसे, ये पाइप है, पाइप से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। तो हीट को हम लोग एक्सट्रैक्ट किए तो भाई साहब ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। इस हीट को मेरे को कंडेंसर के थ्रू बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, जब हीट एक्सट्रैक्ट हुआ वो इस हीट को हम लोग क्या भेज दिए बेटा, आपके जो है रेफ्रिजरेंट में भेज दिया। और रेफ्रिजरेंट भाई साहब क्या होगा, हीट अप होने के बाद जो एग्जिट ऑफ इवोपरेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आइडियल केस में ना सैचुरेशन,
सैचुरेशन वेपर की बात करते हैं यहाँ पर। सैचुरेशन वेपर की बात मतलब वो रेफ्रिजरेशन जो है सैचुरेशन के फॉर्म में, ड्राई सैचुरेशन के फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? ड्राई एंड सैचुरेशन वेपर के फॉर्म में मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। अगेन इसके बाद मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कंप्रेसर, जिसमें मैंने कंप्रेसर वर्क किया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर की बात किया। क्या किया दोस्त? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर की बात किया। तो यहाँ पर हमने कंप्रेस किया तो प्रेशर राइज हो गया। और पॉइंट नंबर 2 पर अगर देखा जाए, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसकी क्वालिटी बात करेंगे, तो मुझे पॉइंट नंबर 2 पर मिलेगा। यहाँ पर कंप्रेस करने के बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होने के बाद पॉइंट नंबर 2 पर मुझे मिलता है आपका सुपर हीटेड, सुपर हीटेड, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सुपर हीटेड रेफ्रिजरेशन मिलता है। ये आइडियल केस की बात। इसके बाद आपने क्यों जो हीट को लेके यहाँ से गया, जो कूलिंग स्पेस से हमने हीट लिया उसको हमको कंडेंसर के थ्रू आउटसाइड में हम लोग एटमॉस्फेरिक में फ्लो कर देंगे। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर सिस्टम है एटमॉस्फेरिक की बात करेंगे। तो यहाँ से देखो इसका टेम्परेचर टी नॉट कर लेता हूँ, और मेरे पास जो कंडेंसर था यहाँ से मैंने क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में मैंने जो रेफ्रिजरेंट के पास जो आपका हीट था उसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है, उस रेफ्रिजरेशन से जब आप हीट को रिजेक्ट करके एटमॉस्फेरिक में शेयर कर देते हैं तो उस कंडीशन, एग्जिट ऑफ कंडेंसर की बात करते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है। क्या मिलता है? सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है। क्या मिलेगा दोस्त? सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, समझिएगा। उसके बाद थ्रॉटलिंग वाल्व की बात करते हैं। ये होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, जहां पर एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट होता है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस का काम क्या है? प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। पहला पॉइंट आइसेंथैल्पी प्रोसेस होता है, दूसरा पॉइंट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, और थर्ड पॉइंट की अगर बात कर दिया जाए, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस, पॉइंट नंबर 4 की बात। यहाँ पास वेट रेफ्रिजरेशन मिलता है। तो मुझे इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब कि P4 और P1 का प्रेशर आपका इक्वल होगा, तो इसको बोलते थे इओपरेटर प्रेशर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P4 देखने को मिलता है। और कंडेंसर प्रेशर देखने को मिलेगा P2 इज इक्वल टू P3। ये पहला पॉइंट मिल गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन, इस पूरे सिस्टम में अगर बोल दूंगा सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस पॉइंट पर है, तो कंडेंसर प्रेशर होगा, और जो कि P2 और P3 आपके इक्वलेंट देखने को मिले। अगर मैं बोलूँ लोअर प्रेशर की बात करेंगे, तो 4 और 1 की बात करें, जो इओपरेटर प्रेशर है। अब पूरे सिस्टम में क्वेश्चन सुनना, पूरे सिस्टम में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर बात को कंप्रेस करने के बाद यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? हाई रहता है। यहाँ से हीट रिजेक्ट करने के बाद टेम्परेचर डाउन हो गया आपको यहाँ पर हाईयर टेम्परेचर। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो दिखेगा हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पूरे सिस्टम पे वीसीआरएस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर किस पॉइंट पर होता है, एग्जिट ऑफ कंप्रेसर की बात होगी। ये कंप्रेसर के बाहर की बात कर रहे हैं, एग्जिट ऑफ कंप्रेसर की बात हो गई। यहाँ पर पॉइंट मिलेगा आप लोगों को सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब क्वालिटी ऑफ, जब आप कंप्रेस सक्शन कंडीशन, सक्शन मतलब कि कंप्रेशन में हम लोग सक करते हैं, उस कंडीशन में रेफ्रिजरेंट का कंडीशन क्या होगा? ड्राई सैचुरेटेड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ड्राई सैचुरेटेड। और क्वेश्चन में पूछे सबसे बेस्ट कंप्रेसर क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है सुपर हीटेड जोन में होगा तो बेस्ट देखने को मिलेगा। सीक्वेंस समझ आएगा, इओपरेटर, कंप्रेसर एंड कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यहाँ पर वर्क देना पड़ रहा है, तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, और एंटी क्लॉकवाइज है। ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और अगर ऐसा लाइन भी बना दूंगा, ऐसा लाइन बनाने के बाद एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? ये होता है हाई प्रेशर, ठीक है। और यहाँ का डाउन डाउन डायरेक्शन बात करेंगे तो पी लो की बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं। सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट, वेरी नाइस, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इज द कांस्टेंट। तो ये फंडामेंटल है। चलो इसमें सर आप पीएच डायग्राम बना दो। बेटा पीएच डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सुनना। पीएच डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो पीएच डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, ये पीएच डायग्राम की बात करेंगे।
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहाँ पास पीएच डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिएगा कि कैसे पीएच डायग्राम बनाया जाता है, और इससे बनाने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये होता है प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ बोल सकते हो या डायग्राम बोल सकते हो, और इसे बोलते हैं वेपर डोम। वेपर डोम की कहानी क्या होता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसके बाद अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायरेक्ट लिक्विड जो है आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड जोन बोलो, गैसियस जोन बोलो, वेट जोन बोलो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये प्रेशर लाइन होगा। दो प्रेशर लाइन मैंने आप लोग को बताया है, दोनों प्रेशर यहाँ पर देख सकते हैं, ये इओपरेटर प्रेशर है और ये कंडेंसर प्रेशर है। पॉइंट नंबर 1 की बात करो तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग को जनरली पता है कि ड्राई सैचुरेटेड, यहाँ से आपका ये जो लाइन दिख रहा है ड्राई सैचुरेटेड लाइन है, और प्रेशर इओपरेटर प्रेशर है, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1 मुझे मिला। उसके बाद 1 to 2 प्रोसेस की बात करें, आइसेंट्रोपिक लाइन जो है इस टाइप का बनता है, ये आइसेंट्रोपिक लाइन हो गया पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 जाने के लिए हम लोग कंडेंसर से हीट को रिजेक्ट किए, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आ गया। आपने पॉइंट नंबर इज सैचुरेटेड लिक्विड की बात किया, फिर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, तो दैट इज पॉइंट नंबर 4। ये आपने देखा, सॉरी ये डायरेक्शन ये हो गया, ये कूलिंग स्पेस है, कूलिंग स्पेस है बेटा, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट किया, ये हीट एडिशन, और ये एटमॉस्फेरिक है, तो हमने क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया। ठीक है, ये फंडामेंटल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और चीज़ें बता देता हूँ मैं, सुनना ध्यान से, कि अगर आइसोथर्मल लाइन बनाना है तो आपको आइसोथर्मल लाइन इस टाइप का बनता है, ये आइसोथर्मल लाइन का कहानी इस टाइप का बनता है। और यहाँ पर हम आगे की बात करेंगे, तो ये ऐसे आइसोथर्मल लाइन देखते हैं, ये टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन है, क्या है, टेम्परेचर। तो बात समझ आ गई, ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात कर दोगे तो डायरेक्ट एंथैल्पी की फॉर्म में देखो, सबसे दोनों में अगर एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 1 की ज़्यादा है, तो H1 माइनस ऑफ H4। अगर डब्ल्यू इन की बात करोगे तो आप 1 to 2 की बात किए, मैक्सिमम एनर्जी H2 माइनस H1 हो जाएगा। और क्यू रिजेक्शन की बात करोगे तो ये हो जाएगा H2 माइनस ऑफ H3 हो जाएगा, H2 माइनस ऑफ H3, और H3 इज इक्वल टू H4। और COP ऑफ द VCRS की बात करोगे, COP ऑफ VCRS की बात करेंगे, तो यहाँ पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इन की बात होगी, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, H1 माइनस ऑफ H4, और ये हो जाएगा H2 माइनस ऑफ H1। तो कहने का मतलब अगर एंथैल्पी सभी पॉइंट का पता है तो डेफिनेटली इसका न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताया गया है। अब मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसका आंसर क्या होगा। इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज सैचुरेटेड लिक्विड। मैंने कहाँ बताया, कंडेंसर के बाद जो आपको पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है, कौन से पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 3। तो बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, बिल्कुल रॉन्ग। बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, बिफोर बोल रहा है मतलब पॉइंट नंबर 2, ये देख, बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर मतलब पॉइंट नंबर 1, बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर मतलब पॉइंट नंबर 2, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर दैट इज द पॉइंट नंबर 3, और आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांशन वाल दैट इज द पॉइंट नंबर 4। तो कहने का मतलब आपका आंसर मिल गया पॉइंट नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, करेक्ट है बेटा, समझ आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक एक पॉइंट आप लोग के सामने मैंने रखा है। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे और बताइएगा इसका आंसर क्या है। इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर के पहले का कंडीशन पूछा जा रहा है, मतलब कि पॉइंट नंबर 1 पूछा जा रहा है क्या, पॉइंट नंबर 1 पूछा जा रहा है क्या, बता देंगे। पॉइंट नंबर 1 पूछा जा रहा है क्या, सैचुरेटेड लिक्विड होगा, वेट वेपर होगा, सुपरहीटेड वेपर होगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर बेटा। सैचुरेटेड लिक्विड दैट इज द पॉइंट नंबर 3, वेट वेपर दैट इज द पॉइंट नंबर 4, सुपरहीटेड वेपर दैट इज द पॉइंट नंबर 2, और ड्राई सैचुरेटेड वेपर दैट इज द पॉइंट नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, चलो ये आपका क्वेश्चन था, और यहीं तक क्वेश्चन अभी करते हैं।
आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूँगा, तो मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे है। सर एस्टिमेशन एंड कास्टिंग भी कवर करा दीजिए। बिल्कुल सब कवर होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बता देंगे प्रकाश जी, है ना। क्लासेस अच्छी लगी, फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। आगे की चीज़ आगे क्लास में होगा, पार्ट नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन का ही आप सर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कराया जाएगा, वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्त। और जैसे अभी एनर्जी थी वैसे ही एनर्जी रहेगा। बिल्कुल आप लोग तैयारी कीजिए, आई होप बहुत अच्छे से चल रहा होगा आपका तैयारी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।